नमस्ते मित्रों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी मित्रों का स्वागत और अभिनंदन। और मित्रों, आज हम फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड और चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा, पटवार भर्ती परीक्षा के निमित्त हिंदी व्याकरण की एक शानदार एमसीक्यूज वाली क्लास, जिसमें थोड़ा विश्लेषणात्मक भी हम चर्चा करने वाले हैं। तो सभी मित्र जो तैयारी कर रहे हैं, अब तैयारी के लिए मौसम भी थोड़ा अनुकूल ही है। अब गर्मी की ऋतु जो है वो प्रारंभ होने ही वाली है, इसलिए आप कोशिश करें कि सुबह जल्दी उठकर पढ़ने का प्रयास करें। और पढ़ना तो है ही मित्रों, अब आप देख लीजिएगा, है ना। फर्स्ट ग्रेड की परीक्षा भी जो है वो जून महीने में आपके प्रस्तावित है, और थर्ड ग्रेड की परीक्षा भी आपके समक्ष बहुत जल्दी वैकेंसीज वगैरह आने वाली है। तो आप तैयारी कीजिएगा। और आइए थोड़ी देर के लिए जुड़ जाते हैं, और आपने कितनी तैयारी की है उसको जरा हम परख लेते हैं। तो आज के इस सेशन में आप सभी मित्रों का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और शुरुआत करते हैं सुविचार से। और सुविचार ये कहता है, अगर खुद को कामयाब बनाना है तो अच्छा बोलना और बुरा सुनने की आदत डाल लो। बोलना अच्छा है और बुरा सुनने की आदत डाल लो। ये जो बुरा आप सुनते हैं, इस बुरे सुनने से कई सारे सुधार हम स्वयं कर जाएंगे। इसलिए अगर आपको कामयाब होना है जीवन में, प्रतियोगी परीक्षार्थी के रूप में भी, तो अच्छा बोलना और बुरा सुनना सीख लो, ताकि हम अपने जीवन में बहुत आगे की तरफ बढ़े। अच्छा, आप सभी तैयारी कर रहे हैं, और जो हमारे नए मित्र हैं तो उनके लिए सूचना है कि मित्रों, ये हमारा जो एप्लीकेशन है मित्रों, ये एप्लीकेशन आप सभी मित्रों के लिए बड़ा उपयोगी होगा। एप्लीकेशन का नाम है हमारे मधुरम हिंदी। इसलिए कह रहा हूं कि ये एप्लीकेशन जैसे ही आप डाउनलोड करेंगे तो आपको एक हिंदी व्याकरण का कॉम्प्लीमेंट्री कोर्स सभी को फ्री मिल रहा है, और 2 टेस्ट सीरीज सभी को फ्री मिल रही है। तो क्यों नहीं इस सुनहरे अवसर का फायदा उठाया जाए। आप अन्य कोई कोर्स ले ना ले कोई बात नहीं, लेकिन जो यहाँ से निशुल्क दिया जा रहा है उसका तो कम से कम लाभ उठाइए। और तुरंत ही मधुरम हिंदी प्रो, याद रखिए, प्रो प्रो वाला एप्लीकेशन, मधुरम हिंदी नहीं, मधुरम हिंदी प्रो वाला एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना है। आइए प्रश्न के लिए तैयार है। पहला प्रश्न आज का आपके सामने ये रहा। मित्रों, प्रश्न है, कौन सा शब्द अनेकार्थी शब्द गुरु से संबंधित नहीं है। एक शब्द है हमारे पास गुरु, और उस गुरु से संबंधित कौन सा शब्द जो है वो यहां अनेकार्थी नहीं है, ये आपको पहचान करनी है। तो मैं समझता हूं कि आप सब अच्छे से इस शब्द को पहचान करेंगे। गुरु का अर्थ भारी होता है। उत्तर देना आप प्रारंभ कर दीजिएगा। गुरु का अर्थ भारी होता है, गुरु का अर्थ बड़ा होता है, गुरु का अर्थ श्रद्धेय होता है। लेकिन मित्रों, गुरु का अर्थ कहीं पृथ्वी नहीं होता, इसलिए जरा ध्यान रखिएगा। इस पहले प्रश्न का सही उत्तर है पृथ्वी। ठीक है, कुछ अनेकार्थी शब्द हैं, कुछ लोकोक्ति मुहावरों से संबंधित शब्द है, कुछ पारिभाषिक शब्दावली है, कुछ संधि से संबंधित प्रश्न है। तो ये जो आज की कक्षा में आपको सारे प्रश्न जो है व्याकरण के मिक्स प्रश्न दिए जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। फिर दूसरा प्रश्न है, देखिएगा, दूसरा प्रश्न है, ऐषणा का अर्थ होता है। जैसे आप देखते हैं, एक शब्द है लोक धन ऐषणा, ऐसा एक शब्द आपने संधि में पढ़ा होगा। और जब इसको हम मिलाते हैं तो संधि पद के रूप में हम लिखते हैं लोकेषणा। ठीक है, अय का प्रयोग होता है लोकेषणा, यानी लोक में प्रसिद्ध होने की जो ऐषणा है वो लोकेषणा है। इस लोक में रहने की जो इच्छा है वो लोकेषणा है। तो आप देखेंगे लोक धन ऐषणा मिलकर बनता है लोकेषणा। ठीक है, तो ऐषणा का अर्थ क्या है? ऐषणा का अर्थ होता है मित्रों अभिलाषा या इच्छा। ठीक है, अभिलाषा या इच्छा। आपके भी परीक्षा में चयन होने की ऐषणा है, इच्छा है ना। तो उसके अनुरूप आप मन लगाकर काम कीजिएगा, आपका काम इस बार सफल हो जाएगा, पक्की बात है। फिर देखिए, देवज्य का अर्थ क्या है। अब 4 ऑप्शन आपके सामने है, देवता, ज्योतिषी, किन्नर, गंधर्व। आप ध्यान दीजिएगा, एक शब्द है देव, और देवताओं की बात को या देवताओं को अच्छे से जानने का अगर किसी के पास सामर्थ्य है, वेद विद्या, है ना, शास्त्र साहित्य आदि पढ़कर ये जो ज्ञान ग्रहण करता है जानने का, वो व्यक्ति होता है ज्योतिषी। इसलिए देवज्ञ शब्द किसके लिए आता है मित्रों? ज्योतिषी के लिए आता है। याद रखिएगा, ज्ञ का अर्थ है जानना। तो देवताओं को अच्छे से जानने का काम करने वाला कौन है? ज्योतिषी। बहुत बढ़िया, आप सभी मित्र जो जुड़े हुए हैं उत्तर देना फटाफट प्रारंभ कीजिएगा। और
आपके कमेंट जो है मैं पढ़ भी रहा हूँ, वीडियोस के नीचे जो आप डालते हैं कमेंट में पढ़ रहा हूँ। उसमें बहुत सारे फर्स्ट ग्रेड के विद्यार्थियों का आग्रह है कि मैं सर अभिव्यक्ति और माध्यम वाला पार्ट पढ़ा, मैं ये भी आपकी क्लास लूँगा, है ना। बीच में व्याकरण भी आ रही है, कहानी भी मैं आपको कल आपको कहानी वाली क्लास दी थी, है ना, यही सच है। इसके प्रश्नोत्तरी और कथोपकथन वाली क्लास शेष है, वो भी मैं दूंगा। तो कुल मिला के आप बस जुड़े रहें, आपका कोर्स भी पूरा होगा और आपकी तैयारी भी पूरी करवाएंगे। प्रश्न है, जल, प्राण, पुत्र किस शब्द के अनेकार्थी है? यानी किस शब्द के अर्थ पुत्र, प्राण, जल ये निकल सकता है? तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। एक है औषधि, दूसरा सार, तीसरा तत्व। वैसे तत्व शब्द अगर सही लिखना हो तो ऐसे लिखा जाता है, 2 त आधे होते हैं, और चौथा है जीवन। तो आप सोचिए, जीवन का मतलब जल है तो जीवन है ना, प्राण है तो जीवन है, और किसी की व्यक्ति के लिए जीवन ही उसका पुत्र ही होता है। तो यहां जीवन शब्द के अनेकार्थी है कौन कौन से? जल, प्राण और पुत्र। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कौन सा? जीवन। ठीक है दोस्तों, फिर आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सारंग का अर्थ नहीं है? मित्रों, ये सारंग अनेकार्थी जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है, कितनी ही परीक्षाओं में आ गया है। तो सारंग का अर्थ इसमें से कौन सा नहीं है? चीता भी सारंग का अर्थ होता है, ठीक है, हाँ, सारंग का अर्थ भ्रमर भी होता है, कामदेव भी होता है, हंस या राजहंस भी होता है, पपीहा भी होता है, लेकिन शहद जो है वो मित्रों सारंग का अर्थ नहीं है। सारंग शब्द को आप बहुत अच्छे से इसके अनेकार्थी शब्दों को ध्यान में रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, खूब बार परीक्षाओं में आया हुआ है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एक शब्द है मूढ़ चेता, ध्यान देना, शब्द है मूढ़, है ना, मूढ़ चेता, है ना, यानी मूढ़ का मतलब तो बुद्धि। अब जिसकी बुद्धि जो है वो ठीक नहीं हो, मति जिसकी ठीक नहीं हो, उसको कहते हैं मूढ़ चेता। मूढ़ यानी यहां एक प्रकार से कह दे मूर्ख, ठीक है, जिसकी मति या बुद्धि ठीक नहीं हो उसको कहते हैं मूढ़ चेता। तो मित्रों यहां ऑप्शन वाइज अगर देखें तो ऑप्शन नंबर 4 है मूढ़ चेता। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 4 है मूढ़ चेता। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं, आगे देखिएगा। पत्र का अनेकार्थी है, पत्र का अनेकार्थी है। अब पत्र का अनेकार्थी क्या है? पहला पत्ता, जल, वर्षा, पर्वत। ठीक है, पत्ता, जल, वर्षा, पर्वत। तो आप देख लीजिएगा, पत्र शब्द का अनेकार्थी क्या है? पत्ता है, जल है, वर्षा है या पर्वत है। तो यहां आप देखिएगा, ये पत्ता शब्द जो है ना, पत्र का एक अर्थ पत्ता भी होता है। तो पत्र का अनेकार्थी एक शब्द जो है वो पत्ता है, बाकी जल, वर्षा और पर्वत तो नहीं होते हैं। चलें अगले प्रश्न की ओर। ठीक है, आप जितने मित्र जो हैं बस वो अच्छे भाव से जब आप पढ़ाई करेंगे, पढ़ाई के साथ थोड़ी वापस आप जो है दोहरान कार्य करेंगे, रिवीजन कार्य करेंगे, फिर आप प्रैक्टिस करेंगे, तो निश्चित तौर पर मित्रों आप जो तैयारी कर रहे हैं वो बहुत अच्छी मजबूत हो जाएगी। और मजबूती के साथ तैयारी करना और अपनी तैयारी को मजबूती से परखना, ये दोनों काम अगर आप अच्छे से करेंगे तो 2025 आपके सपनों को साकार करने वाला होगा। मैं हर कक्षा में कह रहा हूं 2025 में आपको सरकारी सेवा में जाना है। ठीक है, टारगेट बना लीजिएगा और नींद पर थोड़ा नियंत्रण रखकर अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्राणपण से जुट जाएं। देखिए मित्रों, पयोधर, ध्यान देना, पयोधर यानी पय को धारण करने वाला। पय का अर्थ पानी भी होता है, पय का अर्थ दूध भी होता है। पयोधर का एक अर्थ यहां निकालें तो बादल भी होता है, ध्यान देना, ठीक है, जो पय को धारण करते हैं, लेकिन यहां बादल तो ऑप्शन में है ही नहीं। तो स्तन जो है वो दूध को धारण किए हुए होते हैं, चंद्र, आंख, सोना ये उपयुक्त नहीं है। तो पयोधर बादल, ठीक है, स्तन। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिएगा आगे है वस्त्र, आकाश, मेघ और ये बादल है मित्रों। वस्त्र, आकाश, मेघ, बादल किस शब्द के अनेकार्थी हैं? तो ध्यान देना, वस्त्र, तो हम वस्त्र को अंबर कहते कि नहीं कहते हैं? आकाश को अंबर कहते कि नहीं कहते? मेघ भी अंबर है और बादल भी अंबर है, यानी अंबर अनेकार्थी शब्द है। ध्यान देना, अंबर अनेकार्थी शब्द है और इस अंबर शब्द के ही अर्थ हैं मेघ, बादल, आकाश आदि। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1। ठीक है दोस्तों,
प्रश्न आपको कैसे लग रहे हैं, उत्तर भी आप बड़ी तल्लीनता से दे रहे होंगे। निश्चित तौर पर आपको उत्तर बहुत तल्लीनता से देना है ना। और ये जो सीखने सिखाने का जो सफ़र है मित्रों, ये ख़त्म तो कभी नहीं होता, लेकिन एक बार हमें अचीवमेंट लेना है। इसलिए हमें पूरे समुद्र में गोता नहीं लगाना है, हमें कोशिश करनी है कि सेलेक्टेड चीज़ों पर अच्छी पकड़ के साथ तैयारी करनी है, ताकि हमारा काम पूरा हो जाए। इनमें से कौन सा शब्द अगला, ध्यान देना, अगला का अनेकार्थी नहीं है? तो ध्यान देना, अगला का एक अर्थ होता है आगे, उत्तर तो आप दीजिए, ठीक है। एक अर्थ होता है अगला, है ना, आगामी। एक अर्थ होता है सामने का, बिल्कुल। ये दुविधा जो है वो अगला का अर्थ नहीं है। ये भी यही पूछ रहा है कि अगला का अनेकार्थी नहीं है, तो दुविधा जो है वो अगला का अनेकार्थी नहीं है, ठीक है। चलें आगे की तरफ। चलिए, अगला प्रश्न है सकल, ध्यान देना, सकल समाज, सकल परिवार, ठीक है। तो आप सोचिए सकल का अर्थ क्या है और शक्ल का अर्थ क्या है ना। मेरे हिसाब से यहां सकल ऐसा होगा, ठीक है, ऐसा है, ये शकल तो नहीं होगा, सकल होगा, ठीक है। तो सकल, शकल का अर्थ क्या होता है? तो मित्रों सकल का अर्थ तो होता है पूरा, संपूर्ण, और इस सकल शलजम वाले का अर्थ होता है अंश। तो बिल्कुल ये ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है, संपूर्ण और अंश। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। किस मुहावरे का भावार्थ सही नहीं है? किस मुहावरे का भावार्थ जो है वो सही नहीं है, हमें देखना है किस मुहावरे का भावार्थ सही नहीं है। घड़ो पानी पड़ना, देखो आप इसका क्या अर्थ होता है। सूरज पर थूकना, किसी निर्दोष पर लांछन लगाना। नाक भौं सिकोड़ना, ठीक है, ये भौंक नहीं है, नाक भौं सिकोड़ना, ठीक है। हाँ, अरुचित और अरुचि और अप्रसन्नता प्रकट करना, है ना। अरुचित की जगह अरुचि और अप्रसन्नता प्रकट करना। थूक कर चाटना, कह कर मुकर जाना, ठीक बात है। घड़ो पानी पड़ना, ये भावार्थ सही नहीं है, इसका अर्थ होता है लज्जित होना, है ना। घड़ो पानी पड़ने का अर्थ क्या होता है? लज्जित होना। तो कुल मिला के यहां आप ओके करेंगे, ठीक है। घड़ो पानी पड़ना, लज्जित होना। आगे बढ़ते हैं। आग बबूला होने का भावार्थ है। आग बबूला होना, आग बबूला होने का जो भावार्थ है वो बताएं। बबूल के पेड़ में आग लगाना, ना 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 ना। आग बबूला होना, कई बार कुछ हमारे आंखों के सामने अगर कुछ गलत हो रहा होता है तो हम आग बबूला हो जाते हैं, ठीक है। तो आग बबूला होने का अर्थ होता है अत्यंत क्रोध करना, ठीक है। आग बबूला होना मुहावरे का अर्थ है अत्यंत क्रोध करना, और अत्यंत क्रोध जीवन के लिए, स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं होता। अपने पैरों पर खड़े होने का भावार्थ है, बताइए आप जल्दी से। अपने पैरों पर खड़े होने का भावार्थ क्या है? सावधानी पूर्वक चलना, नहीं। आत्मनिर्भर होना, ठीक बात है। छोटे बच्चों का चलना सीखना, बिना किसी छड़ी आदि के अपने आप आगे बढ़ना, ना ये नहीं। सावधानी पूर्वक, नहीं ये भी नहीं। आत्मनिर्भर होना, अपने पैरों पर खड़ा होना। आप भी तो सभी यही तो मेहनत कर रहे हैं कि हम इन परीक्षाओं के माध्यम से सेलेक्ट होकर आत्मनिर्भर हो जाएं, अपने पैरों पर खड़े हो जाएं। अभी तो हमें, है ना, अपने मम्मी से, पापा से, भाई से, बहन से कुछ याचना करनी पड़ रही, क्या करें, बेरोजगार हैं, है ना। तो आपको भी अपने पैरों पर खड़ा होना है, आत्मनिर्भर होना है, निश्चित तौर पर आप होंगे। फिर देखिए, किस विकल्प में हिंदी पारिभाषिक शब्द का सही प्रयोग हुआ है? सही प्रयोग किस में हुआ है ना, सही प्रयोग हुआ है वो आपको बताना है। सही प्रयोग हुआ है, अभी देखिएगा आप सही प्रयोग किस में हुआ है। तो किस में हुआ है? अकाउंटेबिलिटी नहीं, ये लेखा संबंधी नहीं होता है, जिम्मेदारी है। अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है जिम्मेदारी, ठीक है। जुडिशियस, है ना, और एक होता है अपीजमेंट, ठीक है। तो सही कौन सा है बताएं। आप में से कौन मित्र है जो इसका सही उत्तर बता सकता है? जल्दी करें, हाँ, जो भी इसका सही उत्तर बताना चाहता है जल्दी से बताइए दोस्तों। जुडिशियस का क्या अर्थ होता है बताइए, बताएं। अब आप देखिए, जुडिशियस का अर्थ होता है मित्रों उचित, तो यहां पर यह भी ठीक नहीं है। जुडिशियस का अर्थ उचित होता है,
ठीक है, और आर्बिट्री का मतलब होता है मान्य, है ना, लेखा समझने। तो यहां जो सही है वो यही, अपीजमेंट का मतलब होता है तुष्टीकरण, अपीजमेंट का अर्थ होता है तुष्टीकरण। तो बिल्कुल प्रश्न नंबर 15 का सही उत्तर जो है वो यही है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस विकल्प में हिंदी पारिभाषिक शब्द का सही प्रयोग नहीं हुआ है? अब ध्यान देना, किस में सही प्रयोग नहीं हुआ है? तो आप देखेंगे एज्यूम का अर्थ होता है ग्रहण करना, ठीक है, एज्यूम का अर्थ ग्रहण करना है, ठीक है, और एपिरेंट का अर्थ होता है प्रकट, ये भी ठीक है, और लीगल प्रोटेक्शन विधिक संरक्षण, ये भी ठीक है। फिर एटॉर्नी का अर्थ महाधिवक्ता नहीं होता है, ध्यान देना, है ना, हाँ, महाधिवक्ता अटॉर्नी जनरल होता है, ठीक है, अटॉर्नी का अर्थ महाधिवक्ता नहीं होता है। तो प्रश्न नंबर 16 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3। सारे प्रश्न परीक्षा में आए हुए हैं, ध्यान रखना। किस विकल्प में लोकोक्ति का भावार्थ असंगत है? 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, निर्णय लीजिए किसका जो है भावार्थ असंगत है, यानी अर्थ जो है वो ठीक नहीं है। 4 ऑप्शन है, जल्दी से बताएं, 4 ऑप्शन को पढ़ें और आप सही उत्तर दीजिए दोस्तों। देखता हूं, देखें कितने मित्रों के उत्तर आ पा रहे हैं। तो आप देखेंगे चोर की दाढ़ी में तिनका, यानी अपराधी का निशंक होना, अपराधी का निशंक होना, ऐसा नहीं है चोर की दाढ़ी में तिनका होना, इसका अर्थ तो अपराधी जो है वो सशंकित होता है, शंका सहित होता है। तो यही असंगत लग रहा है, फिर भी चारों पढ़ लेते हैं। नेकी कर दरिया में डाल, भला करके भूल जाना, सही बात है। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। अभी रीट में आया हुआ ये जो है लोकोक्ति रीट में आई हुई है, आप देखना। साच को आच नहीं, सच्चा व्यक्ति नहीं डरता है, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर 1 सही है मित्रों, ध्यान देना, ऑप्शन नंबर 1 सही है। चोर की दाढ़ी में तिनका मतलब जो गलती करता है वो पहले से ही डरा हुआ होता है। फिर देखिए जुरिडिक्शन शब्द है, जुरिडिक्शन शब्द के लिए समकक्ष हिंदी शब्द कौन सा है? तो जुरिडिक्शन कहते हैं ना, ये जो है वो मेरे जुरिडिक्शन में आता है, ठीक है, तो इसका जो सही अर्थ है वो है क्षेत्राधिकार मित्रों। क्या है? क्षेत्राधिकार, ठीक है, क्षेत्राधिकार, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। अगला प्रश्न ये रहा, अगला प्रश्न है अप्रोच शब्द का, ध्यान देना, अप्रोच शब्द का असंगत पारिभाषिक शब्द है। अप्रोच का मतलब क्या होता है? हम कहते हैं कि आपकी अप्रोच बिल्कुल सही है, यानी आप जिस दिशा में सोच रहे हैं उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और सही पुस्तकों को पढ़ रहे हैं, सही मेहनत कर रहे हैं, तो आपकी अप्रोच सही है। अप्रोच का यहां एक अर्थ निकलेगा दृष्टिकोण, ठीक है, इसलिए सकारात्मक अप्रोच रखकर हमें काम करना चाहिए। नेगेटिव अप्रोच रखकर काम करेंगे तो सफलता की जगह हताशा ही हताशा हमारे जीवन में होगी। चले मित्रों आगे अगले प्रश्न की ओर। ऑथोरिटी शब्द का क्या अर्थ है ना? ऑथोरिटी, हम कहते हैं कि ये ऑथोरिटी है, एक प्रकार से उसको विशेष प्रकार से अधिकार मिले हुए हैं। ऑथोरिटी का सही उत्तर बताइए दोस्तों। तो ऑथोरिटी का सही उत्तर होता है प्राधिकार, है ना। ये पारिभाषिक शब्द जो है, जब तक हम 2 4 5 बार अच्छे से नहीं पढ़ लेंगे ना मित्रों, तब तक हमें दुखी करेंगे, क्योंकि प्राधिकरण भी दिमाग में आ जाएगा, है ना, जबकि इसका सही अर्थ है प्राधिकार, ठीक है, पढ़ना चाहिए। फिर देखिए किस विकल्प से गलत पारिभाषिक शब्द, किस विकल्प में गलत पारिभाषिक शब्द है? तो देखते हैं, जुवेनाइल कोर्ट, किशोर न्यायालय, बिल्कुल ठीक है, आया हुआ प्रश्न है। जुवेनाइल कोर्ट, किशोर न्यायालय होता है। अप्रेंटिस, अप्रेंटिस का अर्थ प्रशिक्षण नहीं होता है, प्रशिक्षु होता है। अप्रेंटिस का अर्थ क्या होता है? प्रशिक्षु, है ना। और इंडेमनिटी का अर्थ क्षतिपूर्ति, ठीक है, और रीएम्बर्समेंट का अर्थ होता है प्रतिपूर्ति। पहले खर्चा कर लिया, अब सरकार या कंपनी उसकी प्रतिपूर्ति करती है, रीएम्बर्समेंट करती है। तो मित्रों यहां जो गलत पारिभाषिक शब्द है वो है अप्रेंटिस, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। ग्रोस मींस मिसकंडक्ट का क्या अर्थ है? ये जो पारिभाषिक शब्द है इसका अर्थ क्या है? सकल दुर्व्यवहार, घोर कदाचार, भारी अपचारिता, घोर अशिष्टता। अब ऐसे शब्द आएंगे, दिमाग से बिल्कुल सारी बातें हट जाएगी अगर हमने ढंग से पढ़ाई नहीं की है। आप इसका सही उत्तर बताइए, फिर हम आगे की ओर बढ़ते हैं।
तो ग्रोस मिसकंडक्ट का अर्थ क्या है? सकल दुर्व्यवहार, घोर कदाचार, भारी अपचारिता और घोर अशिष्टता। तो मित्रों जब तक ध्यान नहीं होगा तब तक हम गड़बड़ हो सकते हैं, है ना। हाँ, तो ये भी नहीं है, बस ये घोर कदाचार, ग्रोस मिसकंडक्ट का मतलब तो घोर कदाचार, ठीक है। जो अच्छा आचरण नहीं है। किस शब्द की संधि सही नहीं है? बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए बताइए किस शब्द की संधि सही नहीं है। संधि विच्छेद भी देखिए, संधि पद भी देखिए, कहां पर किस में कुछ गड़बड़ी रह गई है इसका पता लगाइए। हाँ, तब जाकर मानूंगा कि आप ठीक दिशा में तैयारी कर रहे हैं। है तो बहुत सरल शब्द दिख रहा है, लेकिन इतना भी सरल नहीं है, ध्यान रखना। बताइए बताइए। बता दिया, चलो अच्छी बात है। मित्रों तत् धन उपरांत है, ये त जो है आधे द में बदलता है, और इस आधे द में जब ऊ जाएगा तो यहां तदो नहीं होगा, तदुपरांत होना चाहिए था, तब जाकर सही होता, इसलिए ये ही ठीक नहीं है। बाकी सट धन आनंद षडानंद सही है, वाक धन इस वागी सही है, सब व्यंजन संधि के उदाहरण, सत धन चरित्र सच्चरित्र, ये सब व्यंजन संधि के उदाहरण है। तदुपरांत होता तो ये भी सही होता, जबकि यहां तदुपरांत नहीं है, तदोपरांत है। फिर आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संधि रहित है? चार ऑप्शन में से देखिए संधि रहित कौन सा है। पहला शब्द है अनुच्छेद, तो इसका संधि विच्छेद होता है अनुधनच्छेद। दूसरा शब्द है परिणाम, तो ये भी व्यंजन संधि का उदाहरण माना जाता है, परिधन नाम। फिर है तल्लीन, तो तत् धन क्या करेंगे मित्रों, लीन करेंगे, तल्लीन हो जाएगा। और चौथा ऑप्शन है फल धन स्वरूप, फल धन स्वरूप, और दोनों को मिलाएंगे तो फलस्वरूप बनता है, लेकिन इसमें संधि नहीं है। और ये भी पूछ रहा है कि कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो संधि रहित है, तो ये चौथा ऑप्शन है मित्रों, इसमें कोई संधि नहीं है, इन सब में व्यंजन संधि है, इन सब में व्यंजन संधि है। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़िया, आपका उत्साह अच्छा बना हुआ है। किस शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है? फिर वही बात आ गई, किसका संधि विच्छेद सही नहीं है? ध्यान नहीं रखोगे तो सारे ही ठीक लगेंगे आपको, लेकिन एक का सही नहीं है। आप देखिए कौन सा है ऐसा। सच्छास्त्र मित्रों, तो सत धन शास्त्र बिल्कुल ठीक है। यहां आद्योपांत है, यहां आदि धन उपांत है, तो ध्यान देना यहाँ ऊ है तो यहाँ ओ क्यों आया। परिधन्नत बिल्कुल ठीक है, अनुधन स्थान ये भी ठीक है, तो गड़बड़ यही है, क्योंकि आदि धन उपांत का अगर संधि पद बनता तो आद्युपांत बनना चाहिए था, ठीक है, जबकि यहां आद्योपांत बना हुआ है। फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा, प्रश्न ही पूरे हो गए मित्रों। एक बार पुनः प्रश्न कैसे लगे जरूर कमेंट करें आप, ठीक है। और जो मित्र नए हैं वो एक अपना हिंदी व्याकरण का कोर्स और 2 टेस्ट सीरीज लगभग 1200-1500 प्रश्नों से युक्त, ये आपको बिल्कुल फ्री मिल रही है। बस करना कुछ नहीं है, मधुरम हिंदी प्रो एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। अच्छा एक बात और बताओ, ये तो आप कर ही लेना, है ना। अगर आप पीडीएफ, आपको मैं लगातार कोशिश कर रहा हूँ पीडीएफ दे रहा हूँ, तो पीडीएफ के लिए आप हमारा ये मधुरम हिंदी, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, ठीक है, ये टेलीग्राम चैनल है। डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है इस वीडियो के, और आप चाहो तो सीधे ही टेलीग्राम पर सर्च करके ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको पीडीएफ उसी में शेयर की जाएगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, फोर्थ ग्रेड के विद्यार्थी और हमारे पटवार भर्ती परीक्षा के विद्यार्थी। खूब मन लगाकर इन कक्षाओं का चिंतन मनन कीजिए, अभ्यास कीजिए, पढ़ते रहिएगा, खुद के प्रति ईमानदार रहिएगा। कौन क्या कहता है इसकी चिंता कम करके मुझे क्या करना है इस पर विशेष चिंतन करिएगा, सफल हो जाओगे। बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है, मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए शुभ रात्रि।